भारत का फाइनेंशियल हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, हजारों साल पुरानी। इसमें प्रॉस्पेरिटी, इनोवेशन और रेजिलियंस के पीरियड्स हैं। एंशिएंट ट्रेड हब से लेकर मॉडर्न इकोनॉमिक पावर हाउस बनने तक इंडिया का फाइनेंशियल जर्नी कंटिन्यूटी और चेंज दोनों से भरा है। यह ऐसे इस रिमार्केबल स्टोरी के की माइलस्टोन्स को एक्सप्लोर करता है। इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम्स, पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशंस का एवोल्यूशन एंटिक्विटी से डिजिटल एज तक ट्रेस करता है। इंडिया के फाइनेंशियल पास्ट के डिफरेंट फेजेस को एग्जामिन करके हम उन फोर्सेस को बेटर समझ सकते हैं जिन्होंने आज के इकोनॉमिक लैंडस्केप को शेप किया है। मौर्य एम्पायर में कॉइनेज के इंट्रोडक्शन से लेकर 1991 के ट्रांसफॉर्मेटिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तक हर एरा ने इंडिया के फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी पर एक गहरा इंपैक्ट छोड़ा है। इंडिया के फाइनेंशियल हिस्ट्री की यह एक्सप्लोरेशन देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ्स, वल्नरेबिलिटीज और फ्यूचर पोटेंशियल पर इंसाइट्स देती है। जैसे जैसे इंडिया 21st सेंचुरी की कॉम्प्लेक्सिटीज से नेविगेट करता है, उसका फाइनेंशियल पास्ट समझना सस्टेन्ड ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए क्रूशियल हो जाता है। एंशिएंट टाइम्स में इंडिया ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क में एक प्रोमिनेंट प्लेयर था। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो 3rd मिलेनियम BCE का है, सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग और कॉटन, स्पाइसेस, पॉटरी जैसे गुड्स के फ्लरिशिंग ट्रेड के साइंस दिखाता है। इस एरा में ट्रेड और कॉमर्स के अर्ली फॉर्म्स देखे गए, जिसने इंडिया के फ्यूचर इकोनॉमिक प्रोग्रेस की फाउंडेशन रखी। 4th सेंचुरी BCE में मौर्य एम्पायर का राइज इंडिया के फाइनेंशियल हिस्ट्री में एक वाटरशेड मोमेंट था। एम्परर चंद्रगुप्ता मौर्य के रेन में एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉइनेज सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। इस इनोवेशन ने ट्रेड और टैक्सेशन को आसान बनाया और एम्पायर के इकोनॉमिक एक्सपेंशन में काफी कंट्रीब्यूट किया। मौर्यन सिल्वर पंच मार्क्ड कॉइन्स, जिन पर सिंबल्स और इंस्क्रिप्शंस थे, एम्पायर और उसके बाहर वाइडली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गए। इस स्टैंडर्डाइजेशन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में ज्यादा ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी आई। कॉइनेज के एडॉप्शन ने बार्टर सिस्टम से एक मोर सोफिस्टिकेटेड मॉनेटरी इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट को सिग्नल किया। मेडिवल इंडिया, खासकर गुप्ता और उसके बाद के पीरियड्स में पावरफुल टेम्पल इंस्टीट्यूशंस का राइज हुआ। टेम्पल सोसाइटी में मल्टी फैसेटेड रोल प्ले करते थे। रिलीजियस सेंटर्स होने के साथ साथ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक हब्स भी थे। डोनेशंस और लैंड होल्डिंग्स के थ्रू उन्होंने बहुत वेल्थ एक्यूमुलेट किया। ट्रेड और फाइनेंस में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन गए। हुंडी सिस्टम, जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का एक इंडिजिनस फॉर्म था, मिडीवल इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप का एक प्रोमिनेंट फीचर बनकर उभरा। हंडीज बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज थे, जो बिना पैसों को फिजिकली मूव करे लॉन्ग डिस्टेंसेस तक फंड्स ट्रांसफर करने में हेल्प करते थे। यह सिस्टम ट्रेडर्स के लिए खास तौर पर क्रूशल था, जो वास्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ऑपरेट करते थे। इसने लार्ज सम्स ऑफ मनी कैरी करने के रिस्क्स को कम किया, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में ज्यादा एफिशिएंसी और सिक्योरिटी को फोस्टर किया। मर्चेंट कम्युनिटीज द्वारा मैनेज किया जाने वाला हुंडी सिस्टम मेडिवल इंडिया में डेवलप हुए सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस को एग्जेम्प्लीफाई करता है। 17th सेंचुरी में यूरोपियन पावर्स, खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अराइवल इंडिया के फाइनेंशियल हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। कंपनी के ग्रेजुअली पावर कंसोलिडेट करने ने इंडिया को मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के मेजर प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर से रॉ मटेरियल्स के सप्लायर और ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के कैप्टिव मार्केट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। इस पीरियड में इंडिया के रिसोर्सेज का सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन और ऐसी पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन हुआ जो इंडिया के नुकसान पर ब्रिटिश इकोनॉमी को बेनिफिट करने के लिए डिजाइन्ड थी। ट्रेड पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली और हाई टैक्सेशन ने इंडिया से ब्रिटेन की तरफ वेल्थ ड्रेन कर दिया, जिसका इंडिया के इकोनॉमिक फैब्रिक पर सिवियर इंपैक्ट पड़ा। ब्रिटिश ने एक नया करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, एग्जिस्टिंग इंडिजिनस स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल कर दिया। टेक्सटाइल प्रोडक्शन जैसी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान हुआ। चीपर ब्रिटिश इंपोर्ट से कंपीट नहीं कर पाई। इस पीरियड में इंडिया की इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी में डिक्लाइन और कॉलोनियल डिपेंडेंस में राइज देखा गया। 1947 में इंडिपेंडेंस के आने के साथ होप का एक एरा आया और कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन से तबाह हुए नेशन को रीबिल्ड करने का डॉन्टिंग टास्क भी। न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट ने एक सोशलिस्ट इंस्पायर्ड मॉडल अडॉप्ट किया। इकोनॉमी के की सेक्टर्स पर स्टेट कंट्रोल और सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने पर एम्फसाइज किया। इस पीरियड में इक्विटेबल ग्रोथ प्रमोट करने और डिस्पैरिटीज कम करने के एम के साथ बैंकिंग और इंश्योरेंस समेत
मेजर इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन हुआ। सोवियत मॉडल से इंस्पायर्ड 5-ईयर प्लान्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गाइड करने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए, जिनका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चरल ग्रोथ पर था। इन पॉलिसीज से इंडस्ट्रियल ग्रोथ और कुछ सेक्टर्स में सेल्फ सफिशिएंसी प्रमोट करने में कुछ सक्सेस मिली, लेकिन इनसे ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज भी हुई और इकोनॉमिक प्रोग्रेस स्लो हो गई। 1980s तक यह क्लियर हो गया कि इंडिया को अपनी ट्रू इकोनॉमिक पोटेंशियल अनलीश करने के लिए अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को री-इवैल्यूएट करने की जरूरत है। 1991 इंडिया के इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक वाटरशेड मोमेंट था। सिवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस का सामना करते हुए गवर्नमेंट ने ट्रांसफॉर्मेटिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की एक सीरीज शुरू की। तब के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह द्वारा इनिशिएट किए गए इन रिफॉर्म्स का एम इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज करना, लाइसेंस राज को डिसमेंटल करना और इसे ग्लोबल मार्केट में इंटीग्रेट करना था। की रिफॉर्म्स में इंडस्ट्रीज का डीरेगुलेशन, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का प्राइवेटाइजेशन और इकोनॉमी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन करना शामिल था। इन मेजर्स का एम कंपटीशन फॉस्टर करना, फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट करना और वेरियस सेक्टर्स में एफिशिएंसी प्रमोट करना था। 1991 के रिफॉर्म्स ने रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के एक एरा की शुरुआत की। इंडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट में सर्ज, एक वाइब्रेंट प्राइवेट सेक्टर का राइज और न्यू इंडस्ट्रीज का इमर्जेंस देखा, खासकर सर्विसेज और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में। पॉवर्टी एलिविएशन और वेल्थ के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में चैलेंजेस अभी भी हैं, लेकिन 1991 के रिफॉर्म्स अनडाउटेडली इंडिया के इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी में एक टर्निंग पॉइंट थे। 21st सेंचुरी में इंडिया ने डिजिटल रेवोल्यूशन को अपनाया है। मोबाइल फोन्स का प्रोलिफरेशन और डिजिटल इंडिया जैसी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है और एक थ्राइविंग डिजिटल इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ है। मोबाइल वॉलेट्स, ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज ने इंडियंस के ट्रांजैक्शन करने के तरीके को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, खासकर अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम आधार के लिए गवर्नमेंट के पुश ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को और फैसिलिटेट किया है, जिससे मिलियंस को पहली बार फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेस करने का मौका मिला है। 2014 में लॉन्च हुई मेक इन इंडिया जैसी इनिशिएटिव्स का एम इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। ये प्रोग्राम इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड और ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट का फायदा उठाते हुए फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, इनोवेशन प्रमोट करना और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना चाहता है। जैसे जैसे इंडिया 21st सेंचुरी में अपना रास्ता बनाता है, उसे अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों का सामना करना पड़ता है। देश की यंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग मिडिल क्लास और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट ग्लोबल इकोनॉमी में सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस प्रेजेंट करते हैं, लेकिन सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर करने के लिए पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स जैसे चैलेंजेस को एड्रेस करने की जरूरत है। इंडिया की यूथफुल पॉपुलेशन के पोटेंशियल का फायदा उठाने के लिए एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना क्रूशियल है। इनोवेशन फॉस्टर करना, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज जैसे सेक्टर्स में क्लाइमेट चेंज एड्रेस करने और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इंश्योर करने के लिए वाइटल है। इंडिया का फाइनेंशियल जर्नी रिमार्केबल रहा है, जिसमें ग्रेट प्रोस्पेरिटी के पीरियड्स, चैलेंजेस के सामने रेजिलियंस और इनोवेशन की कंटिन्यूअस कैपेसिटी रही है। जैसे जैसे इंडिया फ्यूचर में कदम रखता है, उसका रिच फाइनेंशियल हिस्ट्री एक वैल्यूएबल गाइड का काम करता है, हमें देश की इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स और साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर की याद दिलाता है।